स्पेशल रिपोर्ट में बात मोदी कैबिनेट के विस्तार की। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप 5:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि करीब 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मौजूदा मंत्रियों की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड खुद प्रधानमंत्री ने तैयार किया है। उसकी रिपोर्ट कार्ड में जो नंबर्स मिले हैं उनका असर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ मंत्रियों का कद घटाया जा सकता है, कुछ की छुट्टी हो सकती है। आखिर मोदी की नई टीम में कौन कौन होगा शामिल, एक्सक्लूसिव डिटेल आज तक के पास है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी के सिपह सलारों के चेहरे बदलने वाले हैं। चुनावी सोशल इंजीनियरिंग या काम कोई नाम, कौन होगा टीम के अंदर और कौन होगा बाहर, किसका होगा प्रमोशन, किसका होगा डिमोशन, नई टीम को क्या क्या मिलेगी जिम्मेदारी, मोदी की नई टीम के सामने कितनी चुनौतियां, मोदी की नई टीम की पूरी लिस्ट। सोचिए कैसे मंत्रियों के लिए कयामत की रात आज बीतेगी, क्योंकि कल उनके लिए सबसे बड़ा फैसला आना है। जी हाँ, माना जा रहा है कि कल शाम 5:30 बजे के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और इसी के साथ मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मिलेगा मौका। बड़ी जानकारी हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। दलित, ओबीसी, इन तबकों का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर हो सकता है। याद रखिए राज्यों में चुनाव है, कई बड़े मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। ये बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने खुद रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से या तो अंदर या फिर बाहर का रास्ता भी कुछ मंत्रियों को देखना पड़ सकता है, कुछ का कद भी घट सकता है। तो आइए अब आपको अपनी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। कुछ देर पहले आज तक को केंद्र सरकार के टॉप सोर्सेस से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम जानकारी मिली है। टॉप सोर्सेस ने आज तक को बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कई मायनों में अहम होने वाला है। मोदी की नई टीम में कई चेहरे आपको चौंका सकते हैं। सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर आज तक की एक्सक्लूसिव डिटेल के बारे में आपको बताएं। प्रधानमंत्री मोदी की टीम कैसी होगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर सटीक जानकारी, सबसे सॉलिड, सबसे पहले आप तक। आज तक पर एक्सक्लूसिव डिटेल। आज तक को मोदी सरकार के टॉप सोर्सेस से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम डिटेल मिली है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में आपको चौंकाने वाले कई नाम सुनने को मिल सकते हैं। टॉप सोर्सेस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉपर होमवर्क करने के बाद नए मंत्रियों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 1, पूर्व नौकरशाह और अत्यधिक योग्य पेशेवरों की एंट्री होगी। मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी खबर नंबर 2, दलित, आदिवासी और ओबीसी जाति से होंगे ज्यादातर मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 3, नए चेहरों से दलितों और ओबीसी की सरकार का संदेश देंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 4, विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट में ओबीसी जाति के 25 मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 5, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 6, मोदी कैबिनेट में दलितों को रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 7, मोदी कैबिनेट में कम उम्र के नए चेहरों को मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 8, मोदी कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 9, पूर्व सीएम और पूर्व अनुभवी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर नंबर 10, अनुभवी और एमबीए और पीएचडी डिग्री धारकों को मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा संदेश देंगे। ये संदेश यही होगा कि मौजूदा सरकार गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों की सरकार है। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक।
तो धड़कनें तेज होगी तमाम मंत्रियों की, किसको क्या मिलेगा और क्या किसी के हाथ से कुछ खिसकेगा। लेकिन इन सब के बीच आपको सुनाते हैं 2019 में जब शपथ ग्रहण समारोह के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन की बात, पते की बात कही है, एक अलग अंदाज में कही थी। पहले सुन लीजिए जरा। आडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते 2 चीजों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे 2 चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए, तब भी वेरीफाई कीजिए। तो चलिए, ये एक बार तमाम लोगों के लिए जो उम्मीद से हैं, उम्मीद इस वक्त ऐसी कि कल शायद मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम शामिल हो, लेकिन अभी कोई भी कयास ही लगा सकता है। पुष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। आइए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे आप समझेंगे अपने साथ काम करने का मौका देते हैं अगर प्रधानमंत्री, तो फिर इसी सवाल में छिपा है कि किसको वो ये मौका दे सकते हैं। 2014 मोदी सरकार की कैबिनेट में कुल 46 मंत्रियों ने शपथ ली। 2019 प्रधानमंत्री मोदी के साथ 57 दूसरे मंत्रियों ने ली शपथ। मोदी की पहली पारी में 3 बार कैबिनेट का विस्तार हुआ, जबकि दूसरी पारी का ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा। वही कैबिनेट विस्तार जो कल यानी 7 जुलाई को शाम 5:30 बजे होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार को कई चश्मे से देखा जा रहा है। अहम यह भी है कि दूसरी पारी के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, यानी 3 साल बाद 2024 का चुनाव होगा। इस विस्तार को समझने के लिए आपको मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल को पढ़ना होगा, और उसी वर्किंग स्टाइल में सारे जवाब छिपे हुए हैं। सवाल ये कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, क्या कुछ चेहरों को बाहर किया जा सकता है, और कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग क्या कुछ खास है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इन चेहरों में कुछ प्रमुख नाम की एंट्री तय मानी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वजह एमपी में सरकार बनवाई। सर्बानंद सोनोवाल, वजह सीएम की कुर्सी छोड़ी। सुशील मोदी, वजह डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ी। नारायण राणे, वजह महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा। अनुप्रिया पटेल, वजह ओबीसी का बड़ा चेहरा। पशुपति पारस, वजह चिराग से छीनी पार्टी। ये कुछ नाम हैं जिनके मोदी की टीम में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी इनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन ये नेता क्या बोल रहे हैं, सुनिए। 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का, आज कोई विशेष। अरे विशेष से कम मिल रहा है। देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? हम आपको मोदी कैबिनेट के विस्तार के पीछे की वजह बताएं, उससे पहले आज आपको बिहार के मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी गौर से सुननी चाहिए। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी। उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए। देखिए पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी
माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। सियासत में इसी को कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। माना जा रहा है कि जेडीयू के 2 से 3 मंत्री इस बार सरकार में शामिल हो सकते हैं। अब आपको कैबिनेट विस्तार की टाइमिंग समझाते हैं। इसे आप मोदी के दोनों कार्यकाल को कंपेयर करके समझ सकते हैं। इसे यूं समझिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली पारी में पहला कैबिनेट विस्तार नवंबर 2014 में किया था। इस विस्तार के पीछे एक बड़ी वजह बिहार चुनाव भी था। दूसरा विस्तार 2016 में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव से पहले हुआ, जबकि तीसरा विस्तार 2017 में हुआ, वो भी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले। मोदी की दूसरी पारी को देखें तो एक बार फिर कई राज्यों में चुनाव है। सबसे अहम 2022 में यूपी का चुनाव है और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मकसद साफ है, मंत्रिमंडल के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को साधना। मंत्रा क्या हो सकता है, ये सीधे लिए चलते हैं आपको। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। हिमांशु, मंत्र यही समझ में आता है कि काम आए तो इनाम पाए, जो काम आए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तोड़फोड़, सरकार गिरी, सरकार बन गई बीजेपी की, या फिर सर्बानंद सोनोवाल या फिर सुशील मोदी जिन्होंने अपना पद छोड़ा ताकि पार्टी ठीक से चल सके और वहां पर किसी और को पद दिया, या फिर काम आएंगे इसलिए इनाम पाएंगे क्योंकि यूपी पर है नजर। हिमांशु, देखिए अंजना, ये बात तो जरूर है कि जो पार्टी के लिए कुछ कुर्बानी देगा उसको पुरस्कार जरूर मिलेगा, और ये हमेशा होता रहा है बीजेपी में भी और सभी राजनीतिक दलों में। तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनवाई है, नो डाउट उनको कैबिनेट मिलना था, पार्टी की तरफ से प्रॉमिस किया गया था और वो अब कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरा, सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन पार्टी ने वहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और विजय प्राप्त की है। लेकिन वहां पर जो है हेमंत विश्व शर्मा को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो सोनोवाल को ये कहा गया था आपको दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा, आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि सोनोवाल भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं एक प्रदेश के अंदर, तो एक प्रदेश में रहे हुए मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा मिलेगा यहाँ पर। और सर्बानंद सोनोवाल तो 2014 से 16 तक जो है वो मोदी सरकार 1 के अंदर जो है MOS इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ एंड स्पोर्ट्स के रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिन्होंने कुर्बानी दी है पार्टी के लिए उनको पुरस्कार तो जरूर मिलेगा, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के चुनावी गणित को समझते हुए, जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को समझकर जो है उन चेहरों को जगह मिलेगी जिनको लेकर पार्टी आगे जाए और उनके कारण पार्टी को एक बार फिर से यूपी या गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में जीत मिले। इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहां सरकार बने। पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले वो अकाली दल के साथ वहां पे गठबंधन में थे, इस बार वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं, या कोई नया गठबंधन का साथी आने वाले दिनों में मिल सकता है, लेकिन वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को पिछले चुनाव से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर कोंकण बेल्ट में जिस तरीके से नारायण राणे की पकड़ है, उसके कारण उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल के अंदर शांतनु ठाकुर जो मथुरा समाज के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, उनको जगह मिलेगी। निश्चित प्रामाणिक आ रहे हैं, हर राज्य पर फोकस करेंगे, बातचीत अलग अलग से करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से एक बार यूपी की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्यों यूपी में ये शफल जरूरी है। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर होगा, वो भी उन चेहरों पर जो 2022 में असरदार साबित हों। सियासी गणित सीधी है, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वोट बैंक। पीएम मोदी इस कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के गणित को देखते हुए जातिगत समीकरणों के हिसाब से यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के कई चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। मोदी अपनी टीम में नए सिपह सालारों के चेहरों से 2024 की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के सामने महामारी के चलते चुनौतियों का अंबार है। ऐसी स्थिति में भी मोदी कैबिनेट में एक मंत्री कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। नियमों के अनुसार मोदी कैबिनेट में 81 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ 53 मंत्री हैं। पीएम सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार के लिए खाली पड़ी मंत्रियों के 28 कुर्सी को भर सकते हैं।
मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार के साथ एक साथ कई मोर्चों को साधने की कोशिश करेगी। सवाल यही है कि नए चेहरों के दम पर क्या कोई बड़ा बदलाव भी आएगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर ली है, इसलिए ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब जरा बिहार चलते हैं और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत सारे उसमें भेद छिपे हुए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे हिमांशु से, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए क्या कहा मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने। किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात या 3 लेंगे या 2 लेंगे, जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री इसकी जी। कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल ये है, ऐसा सवाल है कि मत पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार अरे भाई, आपने पिछली एक बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल अब आप तो जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो फोन हमको पर नहीं कही, हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे? आप विस्तार में जाएंगे? जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। हमको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। सांकेतिक इसके बारे में तो पता नहीं। 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन-कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है। चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, एक कला है और वो ये है कि जितना बताना है उससे ज्यादा छिपाना है। माहिर हैं इसमें नीतीश कुमार। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं कि जो उनको कहना है उससे ज़्यादा आप उनसे बुलवा नहीं सकते। और आप हमेशा देखिए कि जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं उतना ही कहते हैं, चाहे मीडिया कुछ भी पूछता रहे, उनको अपनी बात कहनी है, उससे ज़्यादा वो इधर या उधर नहीं जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को मैंने कुछ महीने पहले जो कमान दे दी थी, अब वो डिसाइड करेंगे और उनके पास जिम्मेदारी है कि पार्टी को कैबिनेट में लाना है या नहीं लाना, कितने मंत्री लाने हैं नहीं लाने हैं, ये बात वो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद ही फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर तय है अंजना कि कल 5:30 बजे से जो है कैबिनेट रिसफल का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शुरू हो जाएगा। यानी कि जो जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी गई है उसके मुताबिक ये माना जा सकता है कि जेडीयू कैबिनेट में जरूर शामिल होगा। अगर उसको उनके मन मुताबिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है कैबिनेट में तो जरूर आएंगे। 4 सीटों की 4 कैबिनेट बर्थ की डिमांड है। अगर 3 पर भी बातचीत बनती है तो जेडीयू के लिए ये नुकसान का नहीं होगा, ये फायदे का ही सौदा होगा। तो आपको सुनाते हैं, प्रतिक्रिया भी आ रही है ना बिहार के मुद्दे पर। मृत्युंजय तिवारी, आपने देखा होगा बिहार इलेक्शन के वक्त पर मोर्चा संभाले रहते थे आरजेडी की तरफ से, फिर वही पलटू वाली भाषा उन्होंने शुरू कर दी है। सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार यू टर्न लिया, पलटी मारी है। 2019 के मंत्रिमंडल का विस्तार के समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितनी हिस्सेदारी बिहार कोटे से बीजेपी को मिली है मंत्रिमंडल में, जेडीयू को भी मिलनी चाहिए। 16 सांसद हैं हमारे, लेकिन जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कई सांसद तैयार थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, तो उनको ये लगा आदरणीय नीतीश जी को कि अगर हम रोकते हैं तो उनकी पार्टी ही टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने फिर से एक बार पलटी मार दी, यू टर्न ले लिया। अब कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है
इसका मतलब है जेडीयू को जो मिलेगा उस पर ही ये राजी हो जाएंगे। अब मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगी। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी कटाक्ष करने में माहिर हैं। वो अपने अंदाज में पलटू वाले मामले को फिर से ला रहे हैं। चुनावों के वक्त भी ये गरमाया रहता था। और अब आपको दिखाते हैं बंगाल चुनावों के दौरान से चली गई ममता और बीजेपी की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब ममता बनर्जी ने नया खेला कर दिया है। जी हाँ, बंगाल की सीएम ने ऐलान किया है कि खेला होबे नारे की लोकप्रियता के बाद अब बंगाल में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे खेला होबे इस वक्त देश की राजनीति में सबसे चर्चित शब्द बना हुआ है। राजनीति में ममता बनर्जी का नारा खेला होबे अपार सुर्खियां बटोर रहा है। जिधर भी सियासत हो रही है, चाहे वो यूपी हो या महाराष्ट्र, पंजाब हो या उत्तराखंड, घूम घाम कर ममता बनर्जी का फेवरेट शब्द आ जाता है, खेला होबे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र में राजनीति का खेला हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज खेला होबे क्यों फिर से जबरदस्त चर्चा में आ गया है। तो सुनिए। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे, जीतते होबे। ममता बनर्जी ने 2021 के बंगाल चुनाव में खेला होबे को अपना सिग्नेचर नारा बना दिया। बंगाल में रैलियों से लेकर डीजे तक खेला होबे बजने लगा। और अब तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा खेला होबे दिवस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि लोगों ने खेला होबे को स्वीकार किया, इसलिए अब बंगाल में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। बाकी सब तो अनेक दिवस हलो, एटाओ होक, আর কোনো উন্নয়ন নেই, মানুষের দুঃখ কষ্ট নিয়ে চিন্তা নেই, ভ্যাকসিন কেলেঙ্কারি নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এখানে কোর্ট থেকে এক রকম জাজমেন্ট দিচ্ছে, যে ধরনের কেলেঙ্কারি হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে, এই ধরনের কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো উন্নয়ন নেই। খেলা মেলা লীলা আমরা বলতাম, সেটাই ওনার প্রমাণ করছে। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि फुटबॉल के लिए मशहूर बंगाल में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की दिशा में इस दिन को मनाने का फैसला किया गया है। और खेला दिवस के लिए बंगाल के अलग अलग फुटबॉल क्लब्स को 50,000 फुटबॉल भी दी जाएंगी। तो इस तरह बंगाल की सियासत में शुरू हुआ खेला अब खेला होबे दिवस बन गया है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ममता ने स्ट्रेचर पर बैठकर बंगाल चुनाव में फुटबॉल उछाली थी और खेला होबे का नारा दिया था। खेला होबे, जीतते होबे, बीजेपी के खाली करते होबे। তাই মা ভাই বোনেরা, আসুন সবাই মিলে শপথ নিই, তৃণমূল কংগ্রেস জোড়াফুলকে ভোটটা দেবেন তো মা বোনেরা আমার। বাংলা বাংলা থাকবে, বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে বাংলা দখল করতে দিচ্ছি না, দেব না। और आज ये नारा समूचे देश की राजनीति में गूंज रहा है। ममता बनर्जी के खेला होबे नारे ने कैसे बंगाल में बाजी ममता के हाथ में ला दी, उसकी गवाही ममता बनर्जी की 2021 के चुनाव में बड़ी जीत देती है। बंगाल में 293 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें से टीएमसी ने 213 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के हाथ 77 सीटें आई थीं। ममता ने बंगाल में खेला होबे का नारा दिया तो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। ममता ने पूरी राजनीति को खेला होबे पर ही घुमा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने भी कहा था, ऐसा ममता दीदी ने कहा खेला होबे, खेला होबे, अरे तो खूब होबे खेला, खूब खेला होबे, जमकर खेला होबे, खूब खेला होबे, जमकर खेला होबे, लेकिन हिंसा का खेला ना होबे। लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में इस नारे को और जोर शोर से बोला, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जीतते होबे, जीतते होबे, जीतते होबे, लड़ते होबे। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता
देवांशु भट्टाचार्य ने तो इस शब्द का इस्तेमाल कर एक गाना भी बनाया था और गाने का वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने तीसरी बार सूबे की कमान संभाली है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच आज भी खेला चल रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश में भी खेला होबे नारा गूंजने लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खेला होई बन गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी से टकराने के लिए ममता बनर्जी जैसी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और यूपी में कानपुर से लेकर वाराणसी और अलीगढ़ तक दीवारों पर, होर्डिंग पर बंगाल की तरह ही खेला होई के नारे लिखे गए हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल से निकला खेला होबे, यूपी में खेला होई बन गया। लेकिन एक खेला जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये खेला बीजेपी के 12 विधायकों के साथ हुआ है। उनका निलंबन करके अब बीजेपी महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार से भिड़ रही है। आज बीजेपी ने अपने विधायकों के निलंबन के खिलाफ विधानसभा के बाहर सबसे अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ऐसी डमी सदन बैठाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ वहीं महाअघाड़ी सरकार ने मार्शल भेजकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों का धरना जबरन खत्म कराया। सदन के बाहर संग्राम जैसे हालात बन गए। इन दो तस्वीरों से आप सरकार बनाम बीजेपी की सियासी लड़ाई को समझ सकते हैं। कहानी साफ है, 12 विधायकों के निलंबन को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। जिस प्रकार से कल 12 लोगों को सरकार ने सस्पेंड किया, सरकार के खिलाफ जब बोलते हैं ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, मराठाओं के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो सरकार जवाब नहीं दे सकती। इसलिए हमारे 12 विधायकों को कल सस्पेंड किया और बिल्कुल झूठे आरोप लगाकर, सिरे से झूठे आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया। जब हम शांति के साथ हमारी प्रति विधानसभा चला रहे थे तो वहां पर मार्शलों को भेजकर मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया के कैमरे छीने गए और इसलिए हमने यह तय किया हमारी लड़ाई मार्शलों से नहीं है। हम अब मीडिया रूम में यहां आकर हमारा ये जो प्रति विधानसभा ये चलाएंगे और इस सरकार का नकाब फाड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के प्रकरणों को यहां बाहर निकालेंगे। अगर विधानसभा में हमको ये बैठने नहीं देते तो जनता के बीच जाकर हम इस सरकार का बुर्खा फाड़ेंगे। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। बाकायदा असेंबली का अध्यक्ष पार्टी के एमएलए कालीदाल पुलंबर को नियुक्त किया गया। उसके बाद जैसा सदन में होता है वैसे ही एक एक नेता ने अपना भाषण दिया। बीजेपी विधायकों ने महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तभी मार्शल की एंट्री हुई और बीजेपी के डमी सदन का नजारा बदल गया। बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती हटाया गया और वहां लगाए गए स्पीकर को मार्शल अपने साथ लेकर गए। दरअसल 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि ये लड़ाई गवर्नर हाउस तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल महोदय से मिले हम सभी निलंबित 12 विधायक 35 मिनट से भी ज्यादा समय पर उनसे चर्चा हमने की और जो सदन में सत्य घटना क्या हुई थी उसका सत्य कथन हमने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने रखा। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र महाभारत का अखाड़ा बन चुका है। 12 विधायकों का निलंबन अब बीजेपी बनाम शिवसेना की सियासी जंग में बदल चुका है। हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सबने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा के ये परंपरा भी नहीं और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे
हमारे जाने माने लोग अंदर जो है सालों साल से अंदर बैठे और बोल रहे हैं। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में पढ़ रहा था केरल विधानसभा के मामले में कि किसी भी हालत में चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, इस प्रकार का बर्ताव मंजूर नहीं है विधायक और सांसदों का। तो महाराष्ट्र ने भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का पालन किया होगा। शिवसेना कार्रवाई का आधार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी अब निलंबन को अदालत में चुनौती देने जा रही है। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेज हैं, राज्य दर राज्य जबरदस्त हलचल है। और अब आपको दिखाते हैं क्या पंजाब में कोई खेला हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई लोग हैं जो मुखालफत करते हैं कैप्टन की, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी से मुलाकात का मौका मिला और इसके बाद तो बस आला कमान की हर बात पर हामी थी उनकी। कैप्टन और सोनिया गांधी की मुलाकात में क्या निकला? क्या अब कैप्टन और सिद्धू के बीच जंग थम जाएगी? क्या आला कमान के फॉर्मूले से राजी हो गए अमरिंदर सिंह और सोनिया के बीच क्या क्या बातचीत हुई? क्या सिद्धू को दी जा रही जिम्मेदारियों पर राजी हो गए कैप्टन? पंजाब में जारी कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुलह की उड़ान भरी, तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल ही हलचल नजर आई, क्योंकि पंजाब की सियासत में कैप्टन और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात के कई मायने हैं और बैठक की अहमियत कैप्टन के 10 जनपद पर पहुंचते ही पता चल जाती है। मीडिया के कैमरों का रुख कैप्टन की तरफ रहता है। सोनिया गांधी और कैप्टन की मीटिंग जिन बड़े पॉइंट्स के इर्द गिर्द हुई वो ये है। नंबर 1, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद को निपटाने के लिए। नंबर 2, कांग्रेस आलाकमान ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी वो किस नतीजे पर पहुंची। नंबर 3, इस 3 सदस्यीय कमेटी में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू दोनों पेश हो चुके हैं। नंबर 4, पंजाब में सरकार और संगठन में क्या क्या फेरबदल किए जाने हैं। नंबर 5, अमरिंदर के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने मोर्चा क्यों खोला हुआ है। नंबर 6, गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं आया था हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन से पहले नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करके जा चुके हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली दफा कांग्रेस आलाकमान की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश हुए थे। हालांकि वो गांधी परिवार से बिना मिले ही दिल्ली से चले गए थे। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। तो राज्यों की सियासी हलचल और मंत्रिमंडल फेरबदल पर आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए आज तक।